बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर होगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था या प्रीवियस जो टॉपिक था उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो न्यूक्लिक एसिड पर था और आज उसका हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इनका क्या काम है, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बोला कि हम मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे। तो आपने इनमें अगर फोकस किया हो तो इनमें एक बात कॉमन है मोनोन्यूक्लियोटाइड में भी और डाई न्यूक्लियोटाइड में भी, कि इनमें एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले जो छोटे यूनिट्स होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मोनोमर्स है। मोनोमर्स ऐसे यूनिट को कहा जाता है जो बड़ी चीजों को बनाते हैं, यानी बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये, यानी ये छोटी चीजें हैं जो बड़ी चीजों को बनाएंगे। और जो बड़ी चीज हो, ऐसा मॉलिक्यूल हो जो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। यानी ये बड़ा यूनिट है, बड़ी चीज है जो बहुत सारी छोटी चीजों से मिलकर बन रही है। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को बना रहे होते हैं। जी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड, और जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो है डाई न्यूक्लियोटाइड। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से मुराद होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। मोनो से मुराद होती है वन, यानी मोनो का मीन होता है, मोनो का मतलब होता है वन, और डाई का मतलब होता है टू। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद हुई कि ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पाया जाएगा। तो जी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है क्या। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट्स, पॉली से मुराद होती है मैनी, यानी बहुत सारे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मुराद क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे पाए जाते हैं जो एक न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। जाहिर बात है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक बड़ा यूनिट है, एक बड़ी चीज है, एक बड़ा पॉलीमर है। तो बड़ी जो चीज होती है वो एक छोटी चीज से तो नहीं बनेगी, बल्कि वो छोटी चीजें बहुत सारी हों तो वो एक बड़ी चीज को बनाएगी। तो सिंपली ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आमतौर पर बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर आप ये कह रहे हैं लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी होता है, कुछ टाइम में ऐसे भी होता है कि हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड भी आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर काम कर रहा होता है। यानी वो किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि एक अलग न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है एज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो से मुराद वन और न्यूक्लियोटाइड यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड के तौर पर भी काम कर रहा होगा। अभी दो बातें यहाँ पर हुई। पहली बात ये हुई कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आमतौर पर ये होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो सिंगल फॉर्म में भी पाया जा सकता है। कंबाइंड फॉर्म में तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और इसके अलावा सिंगल फॉर्म में भी पाया जा सकता है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा, ये जो अलग पाया जा रहा है, सिंगल फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आमतौर पर आपको बताऊं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है।
एक हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, नंबर सेकंड हमारे पास होती है पेंटोज शुगर, और नंबर थर्ड हमारे पास चीज होती है नाइट्रोजीनियस बेस। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे मैं आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये किसी और चीज का स्ट्रक्चर है, मैं आपको वो बताऊंगा अभी। फिलहाल आपको आम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि वो कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, एक आम न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है। नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस से मुराद ये है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और बेस हम उस चीज को कहते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स, ये कह लो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है, इस वजह से हम इसको एक बेस करार दे रहे हैं। और नाइट्रोजीनियस बेस इस वजह से करार दे रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे क्या मौजूद हैं, नाइट्रोजन मौजूद हैं। जब नाइट्रोजन किसी चीज में आ जाए तो हम उसको नाइट्रोजीनियस कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड हो उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजीनियस बेस लाजमी होती है। नंबर सेकंड हमारे पास पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर ऐसी शुगर को कहा जाता है जिसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं। 5 कार्बन जिस शुगर के अंदर मौजूद होते हैं हम उसको पेंटोज शुगर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आम न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस होता है, यानी दरमियान वाला एटम फास्फोरस होता है। उसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन लगे होते हैं। कितने ऑक्सीजन? जब 4 ऑक्सीजन इर्द गिर्द लग जाते हैं तो इस ग्रुप को हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें मौजूद होती हैं, एक पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, नंबर सेकंड नाइट्रोजीनियस बेस, और नंबर थर्ड हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ये स्टूडेंट्स आम तौर पर एक न्यूक्लियोटाइड के तौर पर न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो न्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है, जिस न्यूक्लियोटाइड का ये जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस मोनोन्यूक्लियोटाइड में जो अलग सिंपली अपना अलग काम भी कर सकती है, उसके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होंगे। यानी आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन जबकि ये वाली न्यूक्लियोटाइड जो अलग अपना काम कर रही है, इसके पास एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर एक से ज्यादा हो तो ADP हो सकते हैं, यानी उसमें डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप में भी 3 फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके जहन में सवाल हो कि सर ये एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन क्या चीज है। स्टूडेंट्स, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता कि आप पिछले लेक्चर पे जाएं, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में कवर की हैं न्यूक्लिक एसिड में। अभी भी मैंने कुछ बातें थी जो रिकॉल कर दी हैं ताकि आपको आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, अगर ये चेंज हो जाए, इनके नियम होते हैं, प्रॉपर नियम होते हैं। एक का नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, आप सब कुछ छोड़ें, आप सिर्फ ये याद रखें कि इसके अंदर एक एडेनिन नाम की बेस पाई जाएगी, जिस वजह से इसका नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रखा हुआ है कि इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ साथ एक एडेनिन नाम की क्या मौजूद होगी, एडेनिन नाम की हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होगी, जिस वजह से इसका नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रखा है। और अगर ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 2 से भी ज्यादा मौजूद हो, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हो, तो उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन से मुराद एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस, और फॉस्फेट यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होंगे। और एडिनोसिन में भी हमारे पास एक शुगर भी, इसको कलेक्टिवली एक शुगर भी कंबाइन होती है इसके साथ, जो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है। और उस पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर का नाम राइबोज होता है, जो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि जो हमारे पास ATP है, यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है, एक सिंगल मोनोन्यूक्लियोटाइड है, अगर उसके पास 3 या 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं तो उसका नाम ADP या ATP हो जाता है। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं तो ATP, अगर 2 हैं तो ADP यानी डाई न्यूक्लियोटाइड या
डाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 हो जाएंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप हैं, उसका काम क्या होता है। स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है कि वो सिंगल फॉर्म में भी काम कर सकता है, तो क्या काम करेगा वो अभी देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि एटीपी का काम ये होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। किसको? एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी को कैरी करेगा, यानी अपने साथ रखेगा, अपने साथ लेकर जाएगा, एंड एनर्जी प्रोवाइड और प्रोवाइडिंग और एनर्जी प्रोवाइड भी करेगा मॉलिक्यूल्स टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको बताता चलूं तो ऐसा रिएक्शन, जो ऐसा रिएक्शन नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो उनको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स ये जो एटीपी होता है ये एनर्जी स्टोर भी करता है, एनर्जी कैरी भी करता है, एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। क्यों एनर्जी स्टोर, क्यों एनर्जी कैरी कर रहा है, क्यों एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? ताकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एनर्जी दी जा सके, ताकि वो एनर्जी हासिल करें और अपना काम सर अंजाम दे सकें। तो ये एटीपी का काम होता है कि इसका काम क्या है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी करेंसी जो सेल की है कि उसको जो चीज चाहिए वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो हमारे पास होती है एटीपी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि एटीपी से मुराद है ऐसी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होगी जिसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होंगे, और इसका काम ये होगा कि ये एनर्जी कैरी भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। कह लो कि एनर्जी इसके पास कैरी होती है, स्टोर भी होती है, और ये दे भी सकता है एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। जी आगे कह रहे हैं कि ये वाली जो एनर्जी होती है जो ये देगा, वो एनर्जी किन किन काम में इस्तेमाल हो सकती है। वो एनर्जी हमारे सेल की जितनी डिमांडिंग रिएक्शन है, जितने डिमांड के तौर पर यानी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की डिमांड होगी, जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन्स बनानी है, अगर प्रोटीन्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ये एटीपी प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनका प्रॉपर लेक्चर डिटेल में हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप अभी जाएं वहां पर आप देख सकते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नाम से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और उसके अंदर प्रॉपर सीक्वेंस में हमने प्रॉपर सारे लेक्चर्स को कवर किया है। जी तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, लिपिड्स की सिंथेसिस करनी है, या कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करनी है, इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी रिएक्शन करवाना है बॉडी में उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड होती है। चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे किसी एनिमल की बॉडी हो, चाहे किसी प्लांट की बॉडी हो, उन सब के अंदर अगर एनर्जी प्रोवाइड जो की जाती है वो एटीपी की फॉर्म में की जाती है। और एटीपी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स आगे आगे कह रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि किसी चीज को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज का फंक्शन करवाना है, जैसे साइटोसिस। अब ये साइटोसिस क्या है स्टूडेंट्स? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो सेल हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करें कि ये हमारे पास सेल है, एक सेल का बीच में एक सेंटर, कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और यहाँ पर सेल के अंदर ये फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर ज्यादातर प्लांट सेल में साइक्लोसिस होती है, यानी साइटोप्लाज्म ये जो वाला जो फ्लूइड होता है ये हरकत करता है, मूव करता है। क्यों करता है जी? ताकि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो इस मूवमेंट को जो प्लांट का सेल का, प्लांट के सेल का साइटोप्लाज्म करता है, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। अब मूवमेंट करवानी है तो मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भी एटीपी प्रोवाइड करेगा। आगे जी कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, जैसे हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी क्या चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा। आगे जी सेल डिवीजन, अगर सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवाइड करके फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कुछ चोट लगी है तो हमने हील करना है, हमने दोबारा वहां सेल्स की फॉर्मेशन करवानी है, सेल डिवाइड होने हैं, तो सेल डिवाइड होने के लिए भी क्या चीज चाहिए होगी जी, एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करेगा। आगे जी मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लैजेला एक लंबी सी पतली सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है धागेनुमा, जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक पिक भी ऐड कर दी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि फ्लैजेला किसे कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्लैजेला है जो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी सेल को मूवमेंट में मदद करता है। अब जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के पास ये फ्लैजेला मौजूद होता है जिसके जरिए वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो मूवमेंट में मदद करता है ये फ्लैजेला। और फ्लैजेला को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वही हमारा जाना जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, एटीपी। एटीपी ही इसको क्या करेगा जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। चलें आगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद होती है अगर हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल के कोई चीज कम जगह पर मौजूद है और हमारी बॉडी में ज्यादा वो मौजूद है और हमारी बॉडी को वो कम वाली भी चाहिए, यानी ज्यादा होने के बावजूद भी वो कम वाली चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, या आप सिंपली ये कहें कि हमारी बॉडी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए एनर्जी अगर हासिल कर रही है, एनर्जी इस्तेमाल करके किसी चीज को हासिल कर रही है, लेके आ रही है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि एक चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है, लाई जाती है एनर्जी देकर, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारा तो पढ़ लिया कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन एनर्जी ये प्रोवाइड कैसे करेगा ये अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये जो एटीपी होता है इसका एक फॉस्फेट ग्रुप टूटता है, यानी तीन में से एक ब्रेक हो जाएगा। जब एक ब्रेक होगा तो उसके बॉन्ड के टूटने की वजह से एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस को अंजाम दे रही होती है। अब वो एनर्जी जो इनके बॉन्ड के टूटने की वजह से बनेगी, फॉस्फेट ग्रुप के बॉन्ड के टूटने की वजह से बनेगी, वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होगी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 31.81 किलो जूल पर मोल। सिर्फ और सिर्फ यूनिट की वजह से इनकी वैल्यू का डिफरेंस आया है। तो आपने ये याद रखना है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब ये बॉन्ड टूटता है। एटीपी अगर उसका बॉन्ड टूट जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा, तो हमारे पास एडीपी बन जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। अब वो जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ होगा, तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप था एटीपी से एटीपी कन्वर्ट हो गया, अब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ होगा, वो फॉस्फेट ग्रुप बाद में आगे जाकर फिर किसी एटीपी के साथ इस्तेमाल होकर एटीपी बना लेगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और बार बार हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए हो तो वो देते रहेंगे और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। जी हमने अब मोनोन्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, अब डाई न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। डाई से मुराद दो, न्यूक्लियोटाइड वही न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास आमतौर पर न्यूक्लिक एसिड के यूनिट्स हैं। जी तो डाइन्यूक्लियोटाइड आपको नाम से समझ आ रही है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा। सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने अभी तो पढ़ा है कि सिंगल फॉर्म में भी पाया जाता है, जबकि डबल फॉर्म में भी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जोड़ा बनाकर भी रह सकते हैं। जी वो कैसे होंगे जब जोड़ा बनाएंगे कैसे, जी उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोवैलेंटली बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो चीजें आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा पहले वाले को शेयर करेगा, इससे इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, फिर वो जो डाइन्यूक्लियोटाइड हैं इनमें दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक मशहूर डाई न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह एक हमने मशहूर मोनोन्यूक्लियोटाइड पढ़ा था एटीपी या एटीपी पढ़ा था, इसी तरह एक मशहूर हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है एनएडी।
NAD से मुराद होती है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब स्टूडेंट्स, डाई से मुराद यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड ये है जिसके पास एक पेंटोज शुगर आ गई जिसका नाम राइबोज है, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया और एक नाइट्रोजीनियस बेस आ गई जिसका नाम एडेनिन है। स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर नाइट्रोजीनियस बेस चेंज हो जाती है तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड लगी हुई है उस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन नहीं है, बल्कि एडेनिन की जगह एक और हमारे पास बेस अटैच है जिसका नाम है निकोटिनामाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड। ये एक बेस अटैच है जिसका नाम निकोटिनामाइड है। ये निकोटिनामाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड में अटैच है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजीनियस बेस जिसका नाम एडेनिन है वो अटैच है, जबकि दूसरे न्यूक्लियोटाइड में एक बेस है जिसका नाम है निकोटिनामाइड, ये अटैच है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब सवाल आता है कि ये हमारे पास निकोटिनामाइड ये आया कहां से है, ये बेस बनी कैसे है? हो सकता है जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो वो देख रहे हो और उनके जहन में सवाल आ रहा हो कि सर आपने तो ऐसी कोई बेस बताई नहीं थी जिसका नाम निकोटिनामाइड था। तो निकोटिनामाइड अभी बता देता हूं जी स्टूडेंट्स। एक विटामिन होता है हमारे पास जिसका नाम निकोटीन होता है। बेसिकली निकोटीन एक विटामिन है नियासिन, उसका नाम नियासिन होता है, उसको निकोटीन यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो जो नियासिन विटामिन है, विटामिन B3 उसका नाम होता है। अब स्टूडेंट जल्दी से बता दूं कि विटामिन क्या होते हैं। वो चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं लेकिन हमारी बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज नहीं करती, उन्हें हम विटामिन कहते हैं। विटामिन ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती बल्कि बाहर से लेती है। सिंथेसाइज से मुराद होती है बनाती नहीं है बल्कि बाहर से हासिल कर रही होती है। जी तो ये वाला विटामिन जिसका नाम निकोटीन है या नियासिन है या विटामिन B3 है, ये जब न्यूक्लियोटाइड पर अटैच हो जाता है या कह लो कि जिसके जरिए न्यूक्लियोटाइड बनाई जाती है वो हमारे पास निकोटिनामाइड, हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होती है और वो नाइट्रोजीनियस बेस पूरी लग जाती है जब तो न्यूक्लियोटाइड जो बनता है उसमें निकोटिनामाइड आकर अटैच हो जाता है। तो निकोटिनामाइड आया कहां से? ये बेसिकली विटामिन के जरिए, विटामिन जो था वो जब अटैच हो गया न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ, उसके जरिए में हमारे पास निकोटिनामाइड बना। दोबारा बता दूं तो निकोटिनामाइड कैसे बना? विटामिन जब अटैच हुआ न्यूक्लियोटाइड के साथ तो उसके जरिए में निकोटिनामाइड नाम की हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस बन गई और पूरा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ये बन गया निकोटिनामाइड में जिसमें बेस आ गई है। जी तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब आपको ये समझ तो आ गई है कि हमारे पास NAD का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। NAD से मुराद क्या है जी? निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके पास निकोटिनामाइड नाम की बेस मौजूद है और एडिनोसिन इस वजह से कहा जा रहा है जो इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसमें एडेनिन नाम की बेस मौजूद है। इसलिए और डाइन्यूक्लियोटाइड इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसका चेक कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है जी। अब ये कह रही है कि ये वर्क करता है कोएंजाइम के तौर पर। स्टूडेंट्स, एंजाइम ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी में स्पीड अप करवाती है रिएक्शन को। विटामिन जो थे वो हमारी बॉडी को चाहिए थे ताकि हमारी बॉडी कहने की वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी बाहर से लेती है। जबकि एंजाइम ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाती हैं। तो यहाँ पर एंजाइम का लफ्ज नहीं कोएंजाइम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो कोएंजाइम ऐसी चीजें होती हैं जो एंजाइम की मदद करती हैं ताकि वो रिएक्शन को स्पीड अप करे। एंजाइम रिएक्शन स्पीड अप करता है, उसको कोई चीज चाहिए होती है, जो चीज उसको चाहिए वो कोएंजाइम उसको कहते हैं। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एंजाइम की मदद करता है फिर एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। जी तो NAD है, वो NAD हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर काम करता है, यानी एंजाइम की मदद करता है। कब मदद करेगा जी? जब एंजाइम ने रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शामिल होती हैं। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? जब कोई भी चीज अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो या कह लो कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हुआ है ऑक्सीडेशन। और जो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो जब दोनों साइमल्टेनियसली हो, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और दूसरे ने उससे ले लिए, अब एक ने गेन करनी है और एक ने लॉस करनी है, तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुए, एक साथ हुए हैं, तो इनको एक साथ हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो समझ आ गई स्टूडेंट्स? रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन दोनों शामिल होता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी और लॉस भी हो रहा होता है, उसमें जो एंजाइम चाहिए होते हैं, उन एंजाइम की मदद के लिए हमारे पास NAD मौजूद होता है, जिसका नाम निकोटिलामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। जी तो स्टूडेंट्स, आगे इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि दो इलेक्ट्रॉन्स को इसने लेना होता है और उसके साथ साथ दो हाइड्रोजन को लेता है, दो कह लो के दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन को लेता है, और साथ ही साथ इसके पास एनर्जी होती है। अब स्टूडेंट्स, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए क्या किया जाता है, एटीपी बनाई जाती है, फिर वो एटीपी इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जा रही होती है। ये तो स्टूडेंट्स, ये NADH2 वह बनेगा जब NAD जो होगा हमारे पास, जब दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन ले लेगा, तो वो NADH2 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और हमारे पास एग्जांपल दी है जिसका नाम है FADH2। ये भी बेसिकली FAD है, जब दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन ले लेगा तो FADH2 बन जाएगा। इसका नाम होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक डाइन्यूक्लियोटाइड है और इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो है NADH, FADH या NAD, FAD, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें सारा हमारा एक्सप्लेन हुआ हुआ ये बनते कैसे हैं, हर चीज पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।